नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन की जो हमारी पहली खबर है वो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। जी हाँ, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को 2006 से प्रतिवर्ष जारी करता है और ये रिपोर्ट जारी करने के क्रम में सबसे पहले ये जारी तब होती है जब ग्लासगो में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होनी होती है। उसके ठीक पहले प्रतिवर्ष ये रिपोर्ट जारी करी जाती है। ये रिपोर्ट 2006 से जारी की जाती है और इस रिपोर्ट में दो तरह की बातें बताई जाती हैं। एक, आगामी आने वाले 2 वर्षों में विश्व के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हैं, यानी इसमें दो तरह की कैटेगरी बनाई गई है, 2 वर्ष, 2 ईयर एंड 10 ईयर्स। यानी कि इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि आने वाले समय में, आने वाले 2 वर्षों में किस तरह की चुनौतियां विश्व के समक्ष उपस्थित होने वाली हैं या उपस्थित हैं और आने वाले 10 साल में क्या परिदृश्य बनने वाला है। दो चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनमें पहली ये कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक होती है ग्लासगो स्विट्जरलैंड में होने के ठीक पहले ही रिपोर्ट जारी की जाती है। उसके बाद उस बैठक में इसी रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है। यहाँ एक जो महत्वपूर्ण तथ्य वो है ये है कि जिस तरह ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, इसी तरह एक और रिपोर्ट है जो लगभग हूबहू ऐसी ही नाम जैसा लगता है, वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट। ये यहाँ ध्यान देने की बात है कि जिस तरह ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, उसी तरह वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट को जर्मनी की संस्थाएं निकालती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बहुआयामी प्रसंग शामिल होते हैं। बहुत से प्रसंगों को काउंट किया जाता है, जैसे कि केवल प्राकृतिक कारणों को नहीं या राजनीतिक कारणों, इकोनॉमिक कारणों को भी शामिल किया जाता है, जबकि जो वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट है उसमें मूलतः पर्यावरणीय कारकों को ही शामिल किया जाता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, इस तरह की चीज़ों को शामिल करके उनका क्या प्रभाव वैश्विक परिदृश्य पर पड़ने वाला है उसकी चर्चा की जाती है। 2000 जो 25-26 की रिपोर्ट थी वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट, उसमें बाढ़ को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों में हल्का सा गैप है। ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, खासकर हिंदी भाषी जो परीक्षार्थी हैं उनमें ये कन्फ्यूजन आ जाता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को लेकर। इसका हिंदी अनुवाद है वैश्विक जोखिम सूचकांक, और जो दूसरी वाली है उसका विश्व जोखिम सूचकांक है। तो विश्व और वैश्विक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, इनको करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, वैश्विक जोखिम परिदृश्य जो अभी आई है रिपोर्ट, उसमें भू आर्थिक संघर्ष को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण के रूप में चर्चा किया गया है। यानी ये बताया गया है कि जो राजनीतिक संघर्ष है ये वर्तमान आने वाले 2 सालों में बहुत कड़ी चुनौती बनने वाला है विश्व के लिए। ठीक ही उसी प्रकार जिसमें भारत के लिए विशेष रूप से चर्चा की गई कि भारत के पास साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में पर्याप्त बुनियादी ढांचा, पर्याप्त अवसंरचना या पर्याप्त प्रिकॉशनरी मेजर नहीं होने के कारण ये भारत के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। दूसरा, ये आपूर्ति श्रृंखला व्यापारिक प्रतिबंधों से बाधित हो रहा है। आपूर्ति श्रृंखला मतलब जो चैन है, जो सप्लाई चैन है, वो बाधित हो रही है वैश्विक प्रतिबंधों के कारण, वैश्विक भू राजनीति के कारण, जिसको इसमें शामिल किया गया है। आइए डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या इसमें शामिल किया जाता है। वैश्विक जोखिम रैंकिंग 2026 में आप ये देख पा रहे हैं, शॉर्ट टर्म्स यानी 2 वर्ष वाले, जिन्हें मैंने अभी आपको बताया, लॉन्ग टर्म्स 10 वर्ष वाले। जब हम बात करते हैं 2 वर्ष वालों की, तो सबसे पहले भू आर्थिक टकराव को इसमें नंबर 1 पे मौका दिया गया है कि भू आर्थिक टकराव जो जियो पॉलिटिक्स का इशू है वो सबसे महत्वपूर्ण हो रहा है, जो आने वाले 2 वर्षों में हमारी भू राजनीति के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी, सबको प्रभावित करने वाला। दूसरे नंबर पर आता है गलत सूचना और दुष्प्रचार, जो डिसइन्फॉर्मेशन है वो, और जिस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है उसकी वजह से आने वाले 2 वर्ष बहुत गंभीर होने वाले हैं। सामाजिक ध्रुवीकरण, जो एक पोलराइजेशन हो रहा है, सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है, गुट बन रहे हैं, वो आने वाले 2 वर्षों में बहुत घातक हैं। अच्छा, इन तीनों को तो आप 2 वर्षों शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं। ठीक उसके विपरीत जब आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आप देखेंगे ये तीन के तीनों जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं, तीनों के तीनों पर्यावरण से संबंधित हैं। यानी शॉर्ट टर्म में आपको कुछ भी समस्याएं दिख रही हों, लेकिन लॉन्ग टर्म यानी जो असली समस्या की मूल जड़ है वो ये है। इसमें क्या क्या है, चरम मौसमी घटनाएं, जैव विविधता की हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन,
पृथ्वी प्रणालियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन। ये बात सही है कि आने वाले 10 वर्षों में मूल जो 3 कारण हैं वो पर्यावरण से संबंधित हैं, और वर्तमान में जो हम कारण देख पा रहे हैं वो भू आर्थिक टकराव और दुष्प्रचार और सामाजिक ध्रुवीकरण जैसे पॉइंट हैं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ये जो 10 वर्षीय कार्यक्रम है उसको प्रेरणा स्रोत क्या है, उसका बीज कहाँ से आ रहा है, उसका फल कहाँ से आ रहा है। तो उसका ये जो फल बना हुआ है 10 वर्षों वाला, इसका बीज तो यहीं पे है। ये जो भू आर्थिक टकराव है, आप समझ रहे हैं किस तरह का प्रभाव हमारी इन्वायरमेंट पे इसका आ रहा है। अभी जो करंट सिनारियो देख पा रहे हैं आप, तेल का मुद्दा देख पा रहे हैं, वेनेजुएला की हालत देख पा रहे हैं, या ग्रीनलैंड पे कब्जा देख पा रहे हैं, सब किसके लिए हो रहा है। आखिर आर्थिक संसाधन, जो भू आर्थिक संसाधन है, उनके अनियमित दोहन के लिए तो किया जा रहा है। जब इन संसाधनों का अनियमित दोहन किया जाएगा, दिमागी कसरत नहीं की जाएगी, केवल इसलिए, केवल लाभ कमाना ही एक उद्देश्य बना के अगर आप इस तरह का कार्य करेंगे तो ये 10 वर्षों में इस तरह की समस्या आना लाजिम सी बात है। इसके सिवा जो 2 वर्षों की अन्य समस्याएं हैं उसमें राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष, साइबर सुरक्षा, असमानता को सेम स्थान दोनों जगह प्राप्त हुआ है, इक्वलिटी को, मानवाधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता का क्षरण, प्रदूषण और अनैच्छिक प्रवसन या विस्थापन, ये 2 वर्षों में है। जबकि 10 वर्षों में गलत सूचना और दुष्प्रचार, एआई प्रौद्योगिकी के प्रतिकूल परिणाम, प्राकृतिक संसाधनों में कमी, साइबर असुरक्षा और सामाजिक ध्रुवीकरण को स्थान दिया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है, तो भारत को साइबर सुरक्षा से सबसे ज़्यादा खतरा बताया गया है इस रिपोर्ट में। उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या जानते हैं कितनी बड़ी है, और हमारा जो बैंकिंग क्षेत्र है, हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र है, ये प्रॉपर इंक्रिप्टेड नहीं है, इनमें लचीलापन है, बहुत सारे दोष हैं जिसका प्रयोग हमारी डाटा को, आपको पता है आधुनिक युग में जो डाटा है न्यू फ्यूल है, नया ऊर्जा है, जिसे नया तेल कहते हैं। तेल हम इसलिए परिभाषित कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हम तेल को ही सबसे इस तरह का वर्ड प्रयोग करते हैं कि जिसके पास तेल है, उस तरह जिसके पास अब डाटा है वो राजा होगा। तो हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा है और हमारे डाटा को ले कोई और रहा है, हमारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है। इसको संभालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत अपनी साइबर सिक्योरिटी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। खासकर जिन कुछ क्षेत्रों की बात की गई है उसमें डिजिटल अवसंरचना पर हमले, हमारी डिजिटल अवसंरचना के साथ साथ हमारी जो आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले लगातार ये चर्चा का विषय रहा, अभी कल परसों के हालत हैं कि हमारा PSLV फेल हो जाता है, हमारा PSLV फेल होता है, उधर हमारा तेजस गिर जाता है, इधर हमारे साथ हमारे दिल्ली एयरपोर्ट पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो नागरिक विमान हैं उनको गलत रडार सिग्नल मिलते हैं, यानी जहां हवाई पट्टी थी वहां खेत दिखाई पड़ता है, और जहां खेत था उन्हें वहां हवाई पट्टी दिखाई देने लगता है। तो निश्चित रूप से ये किसी न किसी साजिश का केवल संयोग नहीं है, किसी न किसी तरह की साजिश है, यानी कि एक तरह का ये जो खतरा है डिजिटल सुरक्षा वाला, ये उसमें शामिल हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत नहीं होता, शामिल हुआ है। डिजिटल अवसंरचना पर हमले, बैंकिंग, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं की बढ़ती संवेदनशीलता, क्योंकि इनमें इंक्रिप्शन नहीं आ रहा है, इनमें सुरक्षा नहीं बढ़ रही, जिससे इनका संवेदनशील होना, इनको टारगेट करना ज़्यादा सरल हो गया है, ज़्यादा सहज हो गया है, जिसकी वजह से कोई भी आसानी से इन पर हमला कर सकता है। और इन पर हमला अगर होगा, अगर हमारी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित, आपको पता है आजकल किस तरह के सिस्टम आ गए हैं कि आप सोच भी नहीं पाते, हम और आप जैसे जो जागरूक लोग हैं वो भी नहीं सोच पाते हैं कि क्या इस तरह से भी कोई पैसा निकाल सकता है आपका। आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले जब मैं यूट्यूब का पेमेंट कर रहा था तब मुझे ये बात पता चलती है कि इस पे यूट्यूब का एक कंसोल लेना था, उसके लिए पेमेंट कर रहा था, तो उस वक्त पता चलता है कि अगर आपका वीज़ा कार्ड है, इंटरनेशनल कार्ड है, और आप केवल अपने कार्ड की डिटेल दर्ज करते हैं तो आपको OTP की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है। ये बात जब मैंने सर्च की, जब मैंने पता किया कि ऐसा क्यों हुआ, कि मेरे पास OTP क्यों नहीं है, एटलीस्ट OTP तो आना चाहिए था, कि मैं OTP डालता तब उसको वेरीफाई करना चाहिए था, तब मेरा पैसा कटना चाहिए था। बहुत अचंभित था मैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो बहुत ज़्यादा इस तरह की संस्थाएं हैं, जो बहुत विश्वसनीय संस्थाएं हैं, जैसे यूट्यूब, गूगल, विश्वसनीय संस्था है, तो कई कार्ड बैंक जो होता है वो अगर यहाँ पे पेमेंट हो रही है तो उनको अनुमति दे देता है कि आप अगर आप पेमेंट केवल अपना कार्ड डिटेल भरते हैं तो आपका पेमेंट कट जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा ये प्रश्न बना रहा कि विश्वसनीय संस्था होने से क्या मतलब है, कि अगर मेरे कार्ड की डिटेल्स किसी के पास मात्र आ जाती हैं, कोई ज़रूरत नहीं आपको OTP की, कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। हम ये समझते थे अब तक कि अगर OTP नहीं देंगे तो कहाँ से आएगा, हमारा तो ऑथेंटिफिकेशन, टू वेरिफिकेशन लगा हुआ है, तो ये तो हमारा सुरक्षित है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये सुविधा मौजूद है, अगर ये सुविधा संभव है कि अगर केवल कार्ड डिटेल भरने से पैसा कट सकता है, तो ठीक है, हम मानते हैं कि ये विश्वसनीय स्रोत था, इनको बैंक ने परमिशन दे के रखी थी। लेकिन
क्या इसी तरह की अन्य व्यवस्थाएं, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती? बनाई नहीं जा सकती, बन गई हैं, उन पे काम हो रहा है। हम और आप ये सोचते थे कि नहीं यार, मोबाइल हम किसी को नहीं बताएंगे, हम किसी गलत लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, आपको जागरूक होने की ज़रूरत है कि आपको अपने कार्ड की डिटेल को भी सुरक्षित रखना है। किसी को पास जनरली हम क्या करते हैं, हम कार्ड को व्हाट्सअप पे, हमारा कोई मित्र है उसने बोला कि भाई ये वाला बैंक का क्रेडिट कार्ड है क्या, कुछ सामान मंगाना है, तो हम उसे व्हाट्सअप पे अपना कार्ड भेज देते हैं कि ठीक है ले लो। वो मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मित्र ने गलती की है, उसने भी आपके कार्ड से डिटेल शेयर की और आपसे वो OTP ला के अपना पेमेंट कर लिया, लेकिन उसके मोबाइल में वो कार्ड रह गया, वो कहाँ से कहाँ तक गया, और वो आपकी जो आपने CVV भी दे दिया, आपने अपने कार्ड नंबर भी दे दिया, आपका नाम भी दे दिया, इतने मात्र से भी पेमेंट हो सकता है। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, डेटा सुरक्षा चुनौतियों की बात करते हैं। तो व्यक्तिगत और संस्थागत जानकारी की सुरक्षा में कमजोरियां इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की उपलब्धियां, आपको जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में बता दें। जनवरी 2020 में यह परियोजना आरंभ की गई थी। इसका जो इसको अगर एक लाइन में बोलना चाहें तो ये एक तरह की कुंडली है भारतीयों की जीनोम कुंडली है। ठीक है, इसको जनवरी 2020 में चालू किया गया। जो इसका नोडल मंत्रालय है वो है IISc बेंगलोर। IISc बेंगलोर इसका नोडल मंत्रालय है। आपको बता दें, भारत में लगभग 4500 से अधिक समुदाय, अलग अलग समुदाय निवास करते हैं। 4500 से अधिक समुदाय निवास करते हैं, और ऐसे में बहुत सारे समुदायों में ये व्यवस्था है कि ब्लड रिलेशन में ही शादी की व्यवस्था है, पोलोगेमी की व्यवस्था है कि आप ब्लड रिलेशन में शादी कर लेते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे रोग हैं जो उसी समुदाय विशेष में पाए जाते हैं जो ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। ऐसे में इस प्रोजेक्ट की व्यवस्था की गई। इस प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया जा रहा है, विश्व में इस तरह के कई प्रोजेक्ट मौजूद हैं, लेकिन आपको जानना होगा कि वो प्रोजेक्ट अधिकतम गोरों के लिए हैं। गोरों ने अपने लिए उन्हें बना कर रखा है। भारत में समुदाय की विविधता अलग है, हमारे ब्लड अलग हैं, हमारी जो जीनोम एडिटिंग है वो अलग है। तो ज़रूरी है कि हमारे पास भी एक ऐसी लाइब्रेरी हो जिसके माध्यम से हम शोध कार्य कर सकें, हम अपने लिए बेहतर कर सकें। सबसे पहले जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, फिर कुछ बहुत स्पेसिफिक बातें आपको मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ कि क्यों बनाया गया है, क्या कर सकता है। 2020 में परियोजना का प्रारंभ होता है। भारत की आनुवंशिक विविधता को समझने के लिए महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत होती है। 2022 में प्रथम डेटाबेस 5000 जीनोम का प्रारंभिक विश्लेषण और डेटाबेस निर्माण किया जाता है। इसका उद्देश्य था 10,000 जीनोम का अध्ययन करना। 2022 में इसने 5000 का किया, और 2024 में विस्तार का नया चरण आता है और अतिरिक्त जनसंख्या समूहों का समावेश और शोध किया जाता है। 10,000 लोगों का पूरा डेटा इकट्ठा कर लिया जाता है, और अब 2026 में दूसरा डेटा सेट 10,000 जीनोम की संपूर्ण मैपिंग पूर्ण और सार्वजनिक उपयोग के लिए जारी कर दी गई है। सार्वजनिक उपयोग सुना होगा आपने, तो आपको क्या ऐसा लगा होगा कि मैं भी जाके देख लूँ क्या क्या है, किसकी एडिटिंग कैसे की गई है, क्या जीनोम है? नहीं, सार्वजनिक डेटा कहने का अर्थ ये है, ये केवल उन लोगों को उपलब्ध होगा जिनके पास लाइसेंस होगा। डॉक्टर, बड़ी बड़ी संस्थाएं, शोध संस्थान, उनको ही उपलब्ध होगा। तो आप पूछेंगे इसे स्टोर कहाँ किया गया है, तो इसे फरीदाबाद, दिल्ली के पास जो फरीदाबाद है वहाँ पे स्टोर किया गया है। बायो बैंक है जिसे बोलते हैं इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, ये फरीदाबाद में स्थित है। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर फरीदाबाद में है इसका मुख्यालय। इसे यहीं पे इसको स्टोर किया गया है। IISc बेंगलोर इसकी नोडल संस्था है, जो 20 अन्य IIT, एम्स और अन्य शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से इसको चला रहा है। इसके साथ कुछ अन्य बातें आपको इसमें बता दें। जैसा हमने आपको बताया कि जो पोलोगमी की सुविधा है कि कुछ समुदाय में आपस में ही विवाह करने की रीति है। ऐसे विवाह करने के बाद क्या होता है कि जो आपके बच्चे होते हैं उनमें कुछ जैव आनुवंशिक रोग आ जाते हैं, जो इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों सेम ब्लड मिलते हैं, जिनकी जांच बहुत आवश्यक है। और अगर ये हम संभव कर पाते हैं, हम उनको जांच के माध्यम से हो सकता है कि उसकी कोई मेडिसिन डेवलप कर लें, या फिर उस पर कुछ कानून बनाएं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ये रोग हैं जो असाध्य हैं, जिनको साधा नहीं जा सकता है। इसके साथ कुछ अन्य बातें भी बताएं। इस तरह का जब हम काम कर लेंगे तो हम एक उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे जहां पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए, जब आप
मैं अपने लिए बात करता हूँ और आप दो लोग के लिए बात करते हैं कि हम दोनों के बॉडी पर पैरासीटामोल का सेम इम्पैक्ट नहीं होता। पैरासीटामोल का आप पे और मुझ पे अलग अलग इम्पैक्ट हो सकता है। इसको उदाहरण के तौर पर ही लीजिएगा, व्यक्तिगत बात मत ले जाइएगा। अगर मुझे कोई रोग है और आपको कोई रोग है, हम दोनों को सेम रोग है, लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी सेंसेस, हमारा जो हमारा प्रतिरोध तंत्र है, हमारी बॉडी का जो सुरक्षा तंत्र है, वो अलग तरीके से काम करता है। कुछ एंटीबॉडीज़ आप में डेवलप हो चुकी हैं, कुछ रेजिस्टेंस आप में डेवलप हो चुका होगा। हो सकता है आपने ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक का प्रयोग किया हो, आपके अंदर अधिक रेजिस्टेंस हो, या मैंने ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया हो, मेरे अंदर अधिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया हो। ऐसे में जब हम दवाइयाँ खाते हैं, सेम दवाई, मान लीजिए एक हम एंटीबायोटिक जीफीसी भी खा रहे हैं, आप भी उसको खा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर कम हो रहा है, आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा प्रभाव हो रहा है। इसका कारण क्या है? जीफीसीवी के जो वो हैं सॉल्ट है, उसके प्रति मेरी बॉडी में रेजिस्टेंस पहले से ही उपलब्ध है, जो मेरी बॉडी में उस दवा को काम करने से रोक रहे हैं। ऐसे में जब हमारे पास ये जीनोम एडिटिंग होगी तो हम स्पेसिफिक तौर पर जान पाएंगे, मेरी जांच करके लैब में ये पता किया जा सकेगा कि इस दवा का कितना असर इस पर हो रहा है, या इसमें कुछ और जोड़ दें। यानी आपके लिए एक कस्टमाइज दवा बनाई जा सकती है, मेरे लिए अलग कस्टमाइज दवा बनाई जा सकती है सेम रोग के लिए। यानी कि जो अभी तक हम करते थे कि जैसे मैंने कपड़े पहन रखे हैं, तो कस्टमाइज़ करके हम कपड़े पहन सकते हैं कि मेरी ये पसंद है, मुझे एक यहाँ पे रेड लेबल चाहिए तो यहाँ रेड लेबल बन जाता था। अब हम दवा के मामले में, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो दवा के मामले में भी कस्टमाइजेशन कर पाएंगे। वो ये सोच पाएंगे, ये बना पाएंगे कि इस व्यक्ति को इस रोग के लिए इस सॉल्ट जो है, उसका सॉल्ट की इतनी इतनी मात्रा रखनी है, फलाने व्यक्ति को रोग के लिए इतनी इतनी मात्रा रखें। इससे असाध्य रोगों का भी इलाज संभव हो सकेगा और भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र उन्नति कर सकेगा। साथ ही इस तरह के कार्य करने से हम वैश्विक स्तर पर भी अपनी मार्केट को डेवलप कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से सराहनीय विषय है, बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर मेंस की परीक्षा आप लिखते हैं या एसे राइटिंग करते हैं, उसमें इस तरह की चीज़ों को प्रयोग करना आपको एज दिलाता है, आपको बढ़त दिला सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले जो क्रम क्या है, क्या करते हैं? सबसे पहले कलेक्शन करते हैं, डाटा का कलेक्शन करते हैं, फिर उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं। 3 अरब जो पेयर होते हैं, डीएनए के पेयर होते हैं, उनकी सीक्वेंसिंग करते हैं और लास्ट में उसको बायो बैंक में सुरक्षित रख देते हैं, जो हमारा आईबीडीसी है फरीदाबाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड सोरिंग भारत की नई रणनीति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, खासकर क्योंकि इस तरह के कीवर्ड यूपीएससी अपनी परीक्षाओं में बहुत पूछता है। तो क्या है फ्रेंड सोरिंग? फ्रेंड सोरिंग के पहले में सबसे पहले बेसिक नॉलेज लीजिए, फिर हम आपको समझा के बताते हैं कि क्या है। मित्र देशों के साथ गठबंधन, विश्वसनीय भागीदारों के साथ व्यापारिक नेटवर्क को विकसित करना। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि मित्र देशों के साथ व्यापारिक गठबंधन करना, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को सुनिश्चित करना, महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए वैकल्पिक स्रोत स्थापित करना। ठीक है, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आर्थिक लचीलापन, वैश्विक व्यवधानों से सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये 3 उद्देश्य हैं फ्रेंड सोरिंग के। क्या होती है फ्रेंड सोरिंग? आपको हमने बताया, ठीक है, मुझे लगा एक स्लाइड और। ठीक है, अब समझाते हैं। फ्रेंड सोरिंग एक व्यवस्था है जिसे आप मूलतः इकोनॉमिक व्यवस्था मान सकते हैं, एक इकोनॉमिक फ्रेंडशिप मान सकते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि आपको एक पेन लेना है, ये एक जो मेरे हाथ में पेन है, ये आपको ख़रीदना है, और ये पेन आपके बगल में पास में ही कोई आपका दुकानदार है जो सस्ती कीमतों पर देता है। लेकिन जब उसे आप लेने जाते हैं तो आपको 4 बातें सुना देता है। क्यों भाई, अभी तक तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? यही करता है तू? मतलब आपके उसके जो संबंध हैं वो मिठास भरे नहीं हैं, मधुर नहीं हैं। जबकि उससे कुछ दूरी पर जाने पर आपको दूसरा दुकानदार है जो पेन की कीमत तो थोड़ा महंगी देता है, थोड़ा सा महंगी देता है, लेकिन आपको मोटिवेट करता है कि यार तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम तो 2 स्टेज पार कर चुके, तुम बहुत जल्दी कर जाओगे। यानी आपके साथ उसके संबंध मधुर हैं। तो इसमें जो फ्रेंड सोरिंग होता है, इसमें हम यही करते हैं, मित्र देशों के साथ गठबंधन को मजबूत करते हैं, भले हमारा व्यापार थोड़ा सा महंगा हो जाए। इसको इस तरह से समझिए कि चीन जो है हमें सस्ते सामान देता है। ठीक है, चीन हमें ही नहीं पूरे विश्व को बहुत सस्ता सामान देने की स्थिति में है, वो देता भी है। लेकिन हम क्या करते हैं, अब हमने नई रणनीति अपनाई है फ्रेंड सोरिंग की, जिसमें भले सामान थोड़ा महंगा हो जाए लेकिन हम चीन से नहीं खरीदेंगे। केवल हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर बात कर रहे हैं। पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था इसे डिसाइड कर चुकी है, अपनी विदेश नीति में इसे शामिल कर रही है। बड़े बड़े देश, खासकर यूरोपीय कंट्री जो हैं, वो उन्होंने देखा कि कोविड
के समय उन्होंने देखा कि कोविड के समय किस तरह से चीन ने अव्यवस्था फिर फैलाई। चीन की इस अव्यवस्था को देखकर विभिन्न देशों ने डिसाइड किया, भले ही माल थोड़ा महंगा हो, लेकिन आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा होनी चाहिए, देश स्टेबल होना चाहिए, वहाँ पे ऐसी स्थितियाँ होनी चाहिए कि हम जाकर अपना व्यापार करते रहें, स्थिति कुछ भी हो, पूरे विश्व में कोई किसी से प्रभावित ना हो। जैसे इसको इस तरह समझिए जैसे इस वक्त जो भू राजनीति में विषय चल रहा है कि अमेरिका मना कर रहा है कि तुम वहाँ से मत लो, तुम वहाँ सबको गाइडलाइंस दे रहा है, तुम फलाने से मत लो, तुम ढकाने से मत लो। तो ऐसे में विश्व की अर्थव्यवस्थाएं ये सोचने पे मजबूर हैं कि हमें कोई ऐसा गंतव्य चाहिए। कल को चीन और अमेरिका के बीच अगर टेंशन बढ़ता है, तो अमेरिका ने अगर मना कर दिया कि चीन से कोई सामान नहीं खरीदेगा, खासकर ये बात हो रही है यूरोपियन कंट्री के विषय में। अगर यूरोपियन कंट्री को ये आभास हो जाता है कि अमेरिका और चीन के बीच युद्ध होने वाला है या कोई ऐसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है जिसकी वजह से उनका ट्रेड डिस्प्यूट बढ़ सकता है, ऐसे में अगर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है कि चीन के साथ जो व्यापार करेगा वो अमेरिका के टैरिफ का हिस्सेदार होगा, ऐसे में जो यूरोपीय कंट्रीज हैं उन्होंने विकल्प इसका तलाशने की सोचा कि नहीं यार, ये वाला मामला गंभीर है, हमें तो भले थोड़ा महंगा पड़ जाए, लेकिन हमारी आपूर्ति श्रृंखला बाधित नहीं होनी चाहिए, मित्र देशों के साथ गठबंधन मजबूत होना चाहिए, साथ ही विश्वसनीय भागीदारों के साथ ऐसे देश को हमें चुनना है जहाँ पर एक स्टेबल सरकार हो, जहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था हो और लोगों की सुनवाई संभव हो सके। ऐसे में ये फ्रेंड शोरिंग की रणनीति आती है। इसके पहले जो रणनीति थी वो ऑफ शोरिंग थी। ऑफ शोरिंग की रणनीति थी, इसमें क्या किया था ऑफ शोरिंग की रणनीति में चीन के साथ मुख्यतः ये जो बात है ये अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो चीन के परिप्रेक्ष्य में ही बात हो रही है। ऑफ शोरिंग किया जाता था यानी चीन के साथ व्यापार करना, और अब फ्रेंड शोरिंग किया जाता है यानी अपने फ्रेंड्स के साथ व्यापार करना, भले चीज़ थोड़ा महंगी मिल जाए। जैसे हमें खिलौना चीन से बहुत सस्ता पड़ता है, ठीक है थोड़ा महंगा खरीद लेंगे, लेकिन इस आदमी से नहीं खरीदेंगे, क्योंकि दो तरह की बात है, एक तो ये हमसे पैसा ले भी रहा है, अपनी डेवलपमेंट कर रहा है, कल को उसी पैसे का प्रयोग हमारे विरुद्ध ये कर सकता है, या कल जब ऐसी स्थिति आए कि हमारा और कोई सप्लायर ना हो तो ये हमारे उस चीज़ की सप्लाई को ही बंद कर दे, फिर हम उसे कहाँ से अचानक से कहाँ से ढूंढ पाएंगे। खिलौने के मामले में तो फिर भी ये संभालने योग्य बात है कि नहीं खेलेंगे खिलौना, नहीं देंगे बच्चों को वो वाला खिलौना, दूसरा देंगे। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जैसे अगर कोई मेडिसिन का कोई पार्ट है जो आवश्यक है, अति आवश्यक है, जिसको छोड़ना है, जिसका कोई विकल्प नहीं है, ऐसी चीज़ों के लिए हमें एक देश पर निर्भर रहना, इस जो हमारी ये नीति है इसको खारिज करती है। यानी कि फ्रेंड शोरिंग में आपको अपने फ्रेंड्स से लेना है, आपको अपनी श्रृंखला को विस्तृत करना है, किसी एक के ऊपर निर्भरता को कम करता है। इसमें डी रिस्किंग और डी कपलिंग जैसे दो शब्द हैं जो आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। डी रिस्किंग मतलब व्यापार को कम करना, काफ़ी हद तक कम कर देना, जबकि डीकपलिंग का मतलब है व्यापार के पूर्णतः समाप्त कर देना, यानी आपस में कोई संबंध न रखना। तो हम डी रिस्किंग की तरफ बढ़ेंगे, निर्भरता को कम करेंगे, डीकपलिंग जैसी स्थिति ही बनने देंगे कहीं पर। यही हमारी विदेश नीति की ताकत है कि हम सबके साथ संबंध बना के रखेंगे, चीन के साथ भी संबंध बनाएंगे, लेकिन डी रिस्किंग की व्यवस्था करेंगे, डी कपलिंग की व्यवस्था किसी के साथ नहीं करेंगे। तो आप ये दोनों शब्द डी रिस्किंग और डी कपलिंग पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक सप्लाई चेन रिजाइलेंस इनिशिएटिव, सप्लाई चेन रिजाइलेंस इनिशिएटिव कौन ले आया इस इनिशिएटिव को? जापान प्लस इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, इन तीन देशों ने इस सप्लाई चेन इनिशिएटिव को लाया है। आपको ये प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि सप्लाई चेन रिजाइलेंस इनिशिएटिव किन देशों की पहल है? तो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की ये पहल है चीन को काउंटर करने के लिए। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया एक दशक की उपलब्धि, 2016 में इसे स्टार्ट किया गया था और आज आ गया है 2026। पहल की शुरुआत हुई थी 2016 में, 2021 तक 100 यूनिकॉर्न मील का पत्थर इसने हासिल किया। 2026 विकसित भारत का इंजन अभी बन चुका है। प्रधानमंत्री ने इसको स्टार्टअप इंडिया विकसित भारत के लिए
रोजगार सृजन का मुख्य इंजन बताया है। पीआईबी ने इसे अपडेट किया है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम क्योंकि 10 साल खासकर यूपीएससी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की क्रोनोलॉजी होती है कि जब कोई कार्यक्रम 10 साल 5 साल इस तरह के मोमेंट पर आता है तो उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया को अब 10 साल हो गए हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तकनीकी नवाचार, सैफई में एआई स्वास्थ्य क्रांति। उत्तर प्रदेश का जो सैफई जिला है वहाँ पर सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक अभूतपूर्व एआई आधारित स्वास्थ्य प्रणाली स्वास्थ्य उपकरण को विकसित किया है। आप स्लाइड में देख पा रहे हो, लिखा हुआ है फ्रॉम स्लाइड टू डिवाइस वैलिडेशन। स्लाइड मतलब जब हम लोग कहीं पे वो कराने जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो क्या होता है, एक पिंच करते हैं हमको, हमारा ब्लड लेते हैं या सिरिंज डालते हैं अंदर और सिरिंज निकालते हैं। उसको बाद में जब आप लैब कभी आपने देखा होगा तो उसके स्लाइड पर डालकर उसका नमूना लेते हैं। अब ये जो नई एआई स्वास्थ्य क्रांति सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने खोजा है, इसमें 20 सेकंड में पूर्ण स्कैन की व्यवस्था है, यानी चेहरे की स्कैनिंग से तुरंत परिणाम मिल जाता है। बीपी और पल्स मापन बिना किसी शारीरिक संपर्क के ये संभव हो पाया है, यानी कि एक तरह की स्कैनिंग समझ लीजिए। आप मोबाइल से स्कैन करेंगे आपके चेहरे को और वो स्कैनिंग से रेज़ निकलेंगी, रेज़ आपके बॉडी से टकराकर वापस जाएंगी और उनको बताएंगी कि आपका बीपी क्या है, आपकी पल्स क्या है, शुगर क्या है आपका, ये सब चीज़ें बता देंगी। तो ये क्रांति सैफई में होती है, आपके यूपीपीएससी के प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अमृत भारत एक्सप्रेस का विस्तार आप देख पा रहे हैं, 9 नई ट्रेनें लॉन्च की गई हैं। क्या है अमृत भारत एक्सप्रेस? इसे जब लॉन्च किया गया तो बताया गया था कि ये एक तरह की वंदे भारत है, गरीबों की वंदे भारत है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, अमृत भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो नॉन एसी है, फुल्ली नॉन एसी ट्रेन है, एक भी एसी कोच इसमें नहीं होता है। लेकिन इसमें सुविधाएं जो होती हैं वो वही वैश्विक मानकों के अनुरूप, जो वंदे भारत में जो सुविधाएं आपको एसी के साथ मिलती हैं वही सुविधाएं आम लोगों को बिना एसी की और सस्ती दरों पर मिल जाती हैं। ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पुश पुल तकनीक पे, इसका इंजन जो है पुश पुल तकनीक पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूपीएससी अगर प्रश्न बनाता है तो इसी तरह की प्रक्रियाएं पूछता है आपसे। पुश पुल इंजन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जिस तरह आप ट्रेन देख पा रहे हैं, एक इंजन ये आगे है जो पुल कर रहा है, ठीक है, जबकि एक इंजन गाड़ी के ठीक पीछे लगा होता है जो पुश करता है, यानी कि एक इंजन खींचता है और एक इंजन पीछे से ढकेलता है। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से होता ये है कि जल्दी रफ्तार पकड़ी जा सकती है, ऊर्जा की बचत की जा सकती है, साथ ही जब ज़रूरत पड़ती है, कवच सिस्टम भी इसमें इंस्टॉल्ड है। कवच आपको पता है ऑटोमेटिक ब्रेक जनरेट करता है, तो कवच प्रणाली को भी सक्रिय रूप से प्रभावी बनाता है ये पुश पुल तकनीक। आने वाले समय में इंडियन रेलवे का प्रयास है कि इस तकनीक को और सक्षम और अनुकूल बनाया जाए। ये प्रणाली जो है, नए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, पर्यावरण अनुकूल हैं क्योंकि हरित तकनीक से चलती हैं, बिजली से चलती हैं ये, इसलिए ये पर्यावरण अनुकूल हैं। आधुनिक सुविधाएं, यात्री अनुभव में सुधार। रेल की यह पहल सतत विकास और बेहतर यात्री सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सूचित करती है। आपको बता दें कि ये जो पहली अमृत भारत एक्सप्रेस थी वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम स्टेशन से बिहार के शायद बक्सर में गई थी, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बक्सर में ही गई थी। अब आपको लेकिन एक यहाँ जो अपडेट देनी थी वो ये ज़रूरी थी कि ये जो ट्रेन है इसका रूट अयोध्या से केवल बक्सर तक का नहीं है। अगर बक्सर सही है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा कि वो कहाँ तक जाती है। ये ट्रेन दिल्ली से, यानी दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से बक्सर तक जाती है, लेकिन जब इसे पहली बार लॉन्च किया गया उसे अयोध्या धाम से बक्सर के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसी के साथ आज के सेशन को हम कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।